जय श्री कृष्णा। और कैसे हो? बढ़िया। तबीयत पहले से सही है? चलिए बढ़िया बढ़िया बने रहो, थोड़ा सा पढ़ते रहो। सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग अभी करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ। तो देखिए, राउल्ट्स लॉ को देखने से पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं, अभी जो डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब जरा इसमें डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ। अब पहले तो ये समझिए कि जब हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन देखिए लिक्विड सॉल्यूशन है। जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सॉल्यूशन तो हमारे पास 9 टाइप के होते हैं, जैसे सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है ना। गैस का एक अलग होता है, गैस के 3 होते हैं, आपने देखा था। उसमें सॉल्यूट चेंज होता रहता है, सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन जो सॉल्वेंट रहता है वो एक जैसा ही रहता है। अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो उसमें लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट में भी गैस, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। सॉल्यूट में भी 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट सॉल्वेंट इज ऑलवेज लिक्विड, ठीक है। तभी तो हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पर जो है वो किस तरीके का है? लिक्विड है। अब अगर हम बात करें कि गैस इन लिक्विड, वो हेनरी लॉ में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था गैस इन लिक्विड वाला। अब यहाँ पे देखिए 2 तरीके से चीज़ें चलेंगी कि लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। तो अब हम बात कर रहे हैं, दोबारा से समझिएगा, जब हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, दैट विल बी द सॉल्यूशन विच हैविंग लिक्विड सॉल्यूशन in which solute may be solid, liquid and gas, but solvent always liquid in nature। तो जब हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बाइनरी में एक हमारे पास कौन सा देखने को मिला? लिक्विड इन लिक्विड। एक हमें कौन सा देखने को मिलेगा? सॉलिड इन लिक्विड। लेकिन अभी जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, कौन सा कर रहे हैं? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखिए क्या होता है, जनरली लिक्विड सॉल्यूशंस आर वॉलेटाइल इन नेचर। ज़्यादातर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वॉलेटाइल। अब जैसे कोई स्टूडेंट नहीं जानता है भाई वॉलेटाइल क्या होता है, ऐसा कोई लिक्विड जिसकी वेपर बन जाती है उसको हम लोग वॉलेटाइल बोलते हैं, और ऐसा कोई लिक्विड जिसकी वेपर नहीं बनती है उसको हम लोग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे 1886 में, फ्रैंकोइस राउल्ट्स आए। हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं इसको? राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन, ठीक है, वॉलेटाइल सॉल्यूशन। अब अगर हम लोग देखें इसमें, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स ने इस पे थोड़ा सा स्टडी किया और बताया कि फॉर द वॉलेटाइल सॉल्यूशन, लिख देता हूं एक बार ना, इट स्टेट दैट फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर is directly proportional to mole fraction of each component. Directly proportional to mole fraction of each component। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब मैंने बुक की लैंग्वेज लिख दी, लिखनी तो आपको ही पड़ेगी अगर आप बोर्ड में हो तो उस तरीके से करना, लेकिन अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि किस तरीके से हुआ। अब आप लोग इसको ऐसे समझिए कि हमने कोई एक सॉल्यूशन ले रखा है,
एक कोई कंटेनर है, क्लोज्ड वेसल है। इस क्लोज्ड वेसल में हमने कोई 2 लिक्विड फिल कर रखे, ठीक है। क्लोज्ड वेसल में हमने कोई 2 वॉलेटाइल लिक्विड ले रखे हैं, जिसको आप मिसिबल भी बोल सकते हो। 2 वॉलेटाइल लिक्विड हैं, ठीक है। मान लो इथेनॉल इन वाटर, मान लो क्लोरोफॉर्म इन डाइक्लोरोमीथेन, मतलब एक CHCl3 है, एक CHCl3 है और एक CH2Cl है, कुछ भी मान सकते हैं। मतलब कोई 2 वॉलेटाइल लिक्विड है, हमने इसमें क्लोज्ड वेसल में फिल कर लिया इसको। अब जब क्लोज्ड वेसल में फिल कर लिया तो हम क्या देखते हैं कि जब इसमें हम लोग, अब देखो इन दोनों वॉलेटाइल का मतलब हुआ कि ये इसकी वेपर बनेंगी दोनों की। हो सकता है कि किसी की कम किसी की ज़्यादा बने, एक साथ तो नहीं है कि भाई दोनों की इक्वल बननी चाहिए, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। मे बी कम हो सकती हैं और ज़्यादा हो सकती हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि इसकी जो वेपर बनेंगी वो इसके मोल फ्रैक्शन, इसके जो कंपोनेंट हैं इसकी वजह से बनेगी। जिसके कंपोनेंट को हम उसके मोल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मोल फ्रैक्शन बोल देते हैं। तो द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन इट। The partial vapor pressure is directly proportional to mole fraction of the each component present in it। थोड़ा सा इसको और बढ़ा लें आगे, each component present in it। तो अभी बात समझ में आई होगी। अभी एक आध बच्चे को समझ में नहीं आया, दोबारा से समझाता हूँ। देखो ये कोई हमने 2 वॉलेटाइल लिक्विड ले लिए हैं, इन दोनों मिसिबल लिक्विड, वॉलेटाइल लिक्विड, जिनकी दोनों की वेपर बन सकती है, किसी की ज़्यादा बनेगी किसी की कम बनेगी। तो जब हम यहाँ से टेम्परेचर लगाएंगे तो क्या होगा, ये क्लोज्ड वेसल है, कंटेनर हमने क्लोज कर रखा है, तो इसका वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होकर के जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होगा यहाँ पे। तो जितने अमाउंट की एक वेपर बन रही है, लिक्विड की वेपर बनेगी, तो जो वेपर बनी उसके अकॉर्डिंग उसका प्रेशर मेज़र किया जाएगा। इस लिक्विड की जितनी वेपर बनेगी उस लिक्विड के हिसाब से उसका वेपर प्रेशर मेज़र किया जाएगा। तो इस जो कंटेनर है इसमें हमारे पास 2 चीज़ें चल रही हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे। एक तो ये कि जैसे मान लीजिए द पार्ट्स, अभी पहले एक ही सीखते फिर बताएंगे आपको। तो क्लियर हुआ आपको? द पार्शियल वेपर प्रेशर is directly proportional to mole fraction of each component present in it। इस सॉल्यूशन में, इस कंटेनर में जो भी कुछ वेपर प्रेशर होगा उसमें प्रेजेंट उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम लोग इसको P1 मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर आया वो P1 आया और इसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर आया वो P2 आया, तो हम इसको क्या बोलेंगे बताओ? द पार्शियल वेपर प्रेशर। द पार्शियल वेपर प्रेशर मीन्स, तो मान लीजिए अगर हमारे पास है तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो ये हमारे पास कंपोनेंट ए के बराबर हो गया। दूसरे की अगर बात करेंगे सेकंड वाले की तो क्या हो जाएगा? P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। अब इसी को जैसा आपने देखा होगा प्योर फॉर्म में लेते हैं, तो प्योर के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें हम लोग तो उस सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा? अगर हम बात करें टोटल वेपर प्रेशर की, टोटल वेपर प्रेशर, तो P टोटल जो होने वाला है वो क्या होगा? P1 प्लस P2 के बराबर होगा। और P1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे हमारे पास? P01 इंटू X1 प्लस P02 इंटू X2। अब देखिए इस वैल्यू को थोड़ा सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। आप लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में जानते हो कि मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। और अगर हमें मान लो X1 की वैल्यू निकालनी है
तो हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस x2 ये लगा देंगे। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा बताओ, हमारे पास आ जाएगा P01 इंटू 1 माइनस x2 प्लस P02 P2 इंटू x2। अब इसको रीअरेंज करिए तो रीअरेंज करने पे क्या आएगा बताओ, P01 प्लस P02 माइनस P01 इंटू x2। तो ये हमारे पास P टोटल निकल करके आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए क्या है कि जैसे ये समझ में आ गया आपको राउल्ट्स लॉ। अब थोड़ा सा इसको एक डायग्राम से सीखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई कंपोनेंट हमारे पास x1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो x2 अल्टीमेटली खुद ही कैसा हो जाएगा, 0। अब अगर हम यहाँ देखें तो x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। जिस समय 0 हो गई, क्यों, क्योंकि कंपोनेंट यहाँ पे 1 हो गया। तो देखो एक ही टोटल कंपोनेंट जो होता है वो 1 टाइम 1 होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई 1 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो सेकंड वाला कंपोनेंट नहीं होगा, है ना। यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट है तो इस तरीके का नहीं होगा। तो अब अगर हम ग्राफ की बात करें तो देखिए क्या होगा, ये वेपर प्रेशर यहाँ जाएगा, ये P टोटल है। P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। ठीक है, अब ये हमारे पास जो देख रहे हो आप लोग, ये P0, थोड़ा सा इसको सही करते हैं ग्राफ को। फिर मैं बताऊंगा इसका कंक्लूजन कि किस तरीके से कर रहे थे हम लोग। ऐसे तो P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाना है, P1 प्लस P2। ठीक है, अब ये यहाँ जो देख रहे हो आप लोग, ये देख रहे हो P01, ये यहाँ जो देख रहे हो वो क्या है, P02। ठीक है, अब इस ग्राफ का कंक्लूजन समझिएगा थोड़ा सा। द पार्शियल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इस ग्राफ को देख करके समझिएगा। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिपेंडिंग अपॉन, इसके हमारे पास 3 कंक्लूजन निकलेंगे। नंबर 1 इज टोटल वेपर प्रेशर इज अ डायरेक्ट डिपेंडिंग अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, उसके टोटल जो निकल करके आएगा ईच कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। अब मान लीजिए इसका कितना निकल के आया, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, तो P टोटल यानी कि टोटल वेपर प्रेशर इज डिपेंडिंग ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। दूसरा पॉइंट क्या समझ में आना है आपको, द टोटल वेपर प्रेशर इज वरीज लीनियरली, मतलब ये जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन, किस कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, कंपोनेंट ऑफ 2। दोबारा से सुनिएगा, द टोटल वेपर प्रेशर वरीज लीनियरली, ये जो जा रहा है ऊपर नीचे, इट डिपेंड ऑन कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 2 क्यों, मान लीजिए ये जब 0 हो गया तो पहले वाले को इसको देखना पड़ेगा, जब ये 0 हो गया तो ये फिर लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब मतलब ये सॉरी यहाँ पे इंक्रीज करेगा, ये P0 इसके लिए है तो ये यहाँ पे ज़्यादा आ गया, तो ये किसको देखा। अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट 2 को देखना है। अब कंपोनेंट 2 यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 0, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वेपर प्रेशर की, मतलब वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा है, वहाँ पे कंपोनेंट 1 का ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपोनेंट 0 हो गया, तो फिर यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, P0 2 का ज़्यादा होगा, मतलब कंपोनेंट 2 का ज़्यादा होगा। तो टोटल वेपर प्रेशर, तो 2 चीज़ें अभी आपको समझ में आई। द टोटल वेपर प्रेशर इज डिपेंडिंग अपॉन दी
मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, पहली चीज। दूसरा, द टोटल वेपर प्रेशर लीनियरली वरीज अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। थर्ड वाली समझिएगा, डिपेंडिंग ऑन वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट 1 and 2 it increases or decreases. The vapor pressure is increases or decreases it depending upon the mole fraction of component 1। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, क्यों? क्योंकि मे भी आपने लिखा नहीं है। देखो तीनों पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली चीज इस ग्राफ में आपने क्या देखी, द टोटल वेपर प्रेशर इज डिपेंडिंग अपॉन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ या मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। पहली चीज हमें ये समझ में आ गई। दूसरी चीज, ये इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, मतलब टोटल अगर हम लोग देखें कि लीनियरली ग्राफ जाएगा तो वो किस बात पे डिपेंड करता है, कंपोनेंट 2 पे, इसके साथ जो चल रहा है। यानी इस समय इसकी वैल्यू 1 है तो इस समय 0 है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब अगर हम लोग यहाँ देखें, इस एक्सेस पे देखें आप, एक्स एक्सेस पे, तो देखो एक्स एक्सेस पे चलने पर ये x1 की वैल्यू 0 हो रही है, x2 की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो ये जो टोटल वेपर प्रेशर है, तो टोटल वेपर प्रेशर कंपोनेंट 2 पे डिपेंड करता है कि भाई कितना होगा, कम या ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें थर्ड वाले की कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये किससे पता लगता है? ये पता लगता है हमारे पास कंपोनेंट 1। जैसे यहाँ पे ये कंपोनेंट पहला 1 के हिसाब से ले लिया, ठीक है। एक चीज़ और, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अगर दो मिसिबल लिक्विड हैं, अगर उनको हमने किसी कंटेनर में रख रखा है, क्लोज वेसल में रख रखा है, तो उनका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ईच कंपोनेंट का उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और समझिए इस ग्राफ में। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, मतलब अब ये बताना चाह रहे हैं कि जो राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, देखिए राउल्ट्स लॉ की अगर हम बात करेंगे तो राउल्ट्स लॉ हमारे पास क्या निकल के आया, P1 = x1 × P01, ये निकल के आया। हेनरी लॉ क्या होता था? द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। ये हेनरी लॉ होता था। लेकिन ये हेनरी लॉ किस में लगता है हमारे पास? द सॉल्यूशन विच कंटेन गैस इन अ लिक्विड, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समझ रहे हो आप लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमने गैस कंपोनेंट, अब आप दोनों में देखिए क्या नया है। नया केवल KH है, यहाँ पर जो P01 है, P01 KH, यहाँ पे यही तो है, बाकी का तो दोनों में सेम है, समझ रहे हो ना। तो अगर हम दोनों को सपोज करिए KH इज इक्वल टू P0A, KH इज इक्वल टू P0A, इन दैट टाइम जो राउल्ट्स लॉ है वो किसकी तरह एक्ट करना शुरू कर देता है? यहाँ पर हेनरी लॉ की तरह काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अब देखिए, जैसे कोई बच्चा कहे सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और समझाऊंगा मैं। यहाँ पे इसमें दो केस चल रहे हैं। एक तो ये कि लिक्विड चल रहा था, दो वॉलेटाइल लिक्विड थे। अब वो जो वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे, तो ये वेपर प्रेशर का भी तो चल रहा था केस हमारे पास, हेनरी लॉ का चल रहा था, ठीक है। अगर कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास, कंपोनेंट कौन सा ले रखा है हमने? गैस। एक चीज और है, जैसे हम लोग टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो एक आपने देखा था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर दो कंपोनेंट आ गए, एक लिक्विड एक गैस। तो ये हेनरी लॉ तो कहेगा ही कहेगा, इसके साथ साथ राउल्ट्स लॉ भी डाल्टन लॉ भी चलेगा। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कि डाल्टन लॉ क्या था? चलिए देखिए, वीडियो में नहीं आया, एक बार आपको दोबारा से समझा देते हैं ये वाली चीज़।
अब डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज द सम ऑफ टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, है ना, इनटू में चल रहा था, यही तो होता था डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। लेकिन क्योंकि ना हमने ये एक्स वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे यूज़ कर ली है, तो एनसीईआरटी बुक में आपको बाई लिखा मिलेगा, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको एनसीईआरटी, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा अभी बोर्ड देना है, तो बोर्ड के हिसाब से देखो एनसीईआरटी क्या कहती है कि कितना रट्टा मार सकते हो आप, मतलब जो जैसे जैसे चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा उतने हिसाब से करेंगे तो उनको और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका जो डिनोटेड है वैसे लिखिए, है ना। रही बात जेई वगैरह की, नीट वगैरह की, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप लोग आराम से परफेक्ट हो ही जाते हो। तो थोड़ा सा इस बार आपका बोर्ड के देखते हुए नोटेशन का आपको ध्यान रखना है कि बाई उन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है तो थोड़ा बाई आप यूज़ कर लेंगे। बात एक ही है, देखो यहाँ पे एक्स से लगा रहे हैं हम लोग, एक्स लिक्विड फॉर्म के लिए यूज़ कर लिया गया है, तो हम लोग इस गैस फॉर्म के लिए जो यूज़ करेंगे वेपर प्रेशर क्या यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कंपोनेंट 1 के लिए ये वेपर प्रेशर और ये क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 2 के लिए, और ये टोटल प्रेशर इस तरीके से। तो ये हमारे पास डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर लग रहा था, ठीक है, क्योंकि इसमें एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। जैसे कोई दो वॉलेटाइल लिक्विड हैं, अब उनकी वेपर बन रही हैं, तो जब वेपर बन रही हैं तो उसके केस में डाल्टन लॉ भी अपना लगना शुरू हो जाता है। और यहाँ लिक्विड के केस में क्योंकि दोनों वॉलेटाइल हैं तो यहाँ पर राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन अप्लाई होगा, ठीक है। हेनरी लॉ एक स्पेशल केस में इसलिए ले रहे थे क्योंकि अगर गैस के कंपोनेंट मान लिए जाएं तो इसमें दोनों एक ही जैसी चीज़ें होती हैं, बस दोनों को हटा करके अगर इन दोनों को इक्वल मान लिया जाए तो ये जो राउल्ट्स लॉ है वो किसका एक्ट करना शुरू कर देता है, हेनरी लॉ का, ठीक है। तो ये था राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन। नेक्स्ट में एक एनसीईआरटी में प्रॉब्लम दे रखी है वो करेंगे हम, सॉल्यूशन है शायद इन टेक्स्ट की नहीं, वैसी वाली प्रॉब्लम है वो करेंगे, और फिर करने वाले हैं हम राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।